मदद करना बोलने के सार ओपन हार्ट से आए तो जो बैकग्राउंड रह के सार को नहीं आने देना, क्यों आने दिए सार को नहीं आने देना बोल के उनको ऊपर हाई प्रेशर लाए। कौन मेंबर्स पॉलिटिशियंस या लेकर आए, लेकर आने के बाद भी कंडीशंस ऐसे रखे कि जो सार डोनेट कर रहा वो डोनेट भी नहीं लेना। कोई कौन पॉलिटिकल पार्टी वाले या जो है मेंबर्स है, कौन है? अब देखो भाई, जिसकी लाठी भैंस उसकी, अच्छा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो आप इशारा दे रहे हैं, समझ जाना है। समझ जाना है। जी। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अच्छा, जब हम इतना प्रेशर्स रहने के बावजूद भी, इतना प्रेशर्स रहने के बावजूद भी मैं यूनानी कॉलेज के एंटायर स्टाफ मेंबर्स को और प्रिंसिपल साहब को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सुनने में आया कि थोड़े मेंबर जो है आपका शुक्रिया अदा करे और थोड़े जो है बात नहीं करे, थोड़े जो है बहुत आसमानों पर है कि उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये क्या बारे में? ये डोनेशन के बाद बहुत सारे थोड़े मेंबर जो है ऑफ द रिकॉर्ड फोन करके मुबारकबाद दिए बोलकर सुनने में आया। थोड़े लोग जो है कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करे, थोड़े जो है देने की काबिलियत सलाहियत रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आगे नहीं बढ़े। अब देखो खादिर भाई, ये अंजुमन इलाही का, अंजुमन इस्लामिया का जो प्रॉपर्टीज है कर्नूल में है और आंध्र प्रदेश में, मद्रास, चेन्नई, हैदराबाद, व्हाटएवर सराउंडिंग्स में है। ये प्रॉपर्टीज का वर्थ सम करोड़्स में है। तो प्रॉपर्टीज बड़े जो है डायरेक्ट अटैचमेंट में है बोल रहे हो लोग, तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक बात बोलता हूँ, आज पूरी वो प्रॉपर्टीज पूरे वक्फ बोर्ड कस्टडी में चली है। वक्फ बोर्ड कस्टडी में लेने के बाद वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी बनती कि वो इदारे को प्रॉपर चैनल में उसका इनकम को डाइवर्ट, उसको कन्वर्ट करके उसको डेवलपमेंट लेके जाने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की रहती है। आज हमारी बदकिस्मत है कि, हमारी अफसोस है कि मेरा पर्सनल व्यू पूछे तो वक्फ बोर्ड टोटल स्टेट में जो उसको डिसॉल्व कर देना, वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड का फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं। आज हमारी मुसलमान कौम आज स्टेट गवर्नमेंट से बजट में अलॉट करके पैसे ले को हमारे कौम को अलॉट करने की जरूरत नहीं। स्टेट का हमारा जो रेवेन्यू है, वक्फ प्रॉपर्टीज का रेवेन्यू है, वो इनकम से हमारे मुसलमान गरीब तबका के लिए लोन्स लेके व्हाटएवर उनको ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन आज वक्फ बोर्ड एक ऐसा बन गया है, जबकि बड़े लोग वक्फ बोर्ड में एक अच्छा, एक दूर की सोच के एक वक्फ बोर्ड बनाए थे। कई को तो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज भी जो जिम्मेदार अपने मिस ऑपरेट करके वो लोग भी मिस हैंडल कर रहे हैं। लेकिन आज वक्फ बोर्ड में जैसा चल रहा है कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन में प्रॉपर नहीं चल रहा। अब यूनानी कॉलेज के प्रॉपर्टीज का फंड किधर गया? कौन उसका फंड क्यों अलॉट नहीं करे यूनानी कॉलेज के डेवलपमेंट के वास्ते? 2014 से वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड कस्टडी में चल गया हमारे यूनानी अंजुमन प्रॉपर्टीज। जब से 14 से लेकर आप तक क्यों उसके फंड से अलॉट नहीं कर रहे? उसे कौन रुका रहे? उसे फंड से अलॉट नहीं करे जैसा। क्या ये कमेटी वाले कभी ऑफिशियली मूव हुए हैं कि फंड अलॉट करो बोल करके कुछ ऐसे एप्लीकेशन दिए हैं? ये देखो मेरी, अब देखो अगर ये कमेटी मेंबर्स अगर ये प्रॉपर अप्रोचमेंट हुआ रहता तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलता था। तो कमेटी मेंबर्स का फेलियर है ये पूरा? मे भी हो सकता। क्यों बोले तो, जब अब एक एग्जांपल हजरत, हमारे 6 वार्ड लीडर्स यूनानी कॉलेज का इसमें मालूम हुआ हमारे को वरिस अंदर है, क्वारिस। साथ ही हम लोग क्या करें, भरत साहब को नोटिस में लेके गए। साथ ही भरत साहब पे हमारे सार क्या करें, भरत साहब इमीडिएटली अपना वन फंड से लागू चैरिटी करता है। अच्छा, जब दिल में अगर फ्यूचर में दिल में तलब रहना, अरे मैं हमें ये काम करना, वो दिल से लिया बोलता काम, अल्लाह के फजल से अल्लाह बहुत रास्ते खोलता। ये मेरे को एक्सपीरियंस से मैं बोलता हूँ। जब मेरे दिल में कुछ भी नहीं, खाली में शो अप करना है बोले तो अल्लाह की मदद नहीं रहती, कोई सा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। अच्छा, अगर आपकी गवर्नमेंट आई तो क्या ये अगर इश्यू जब तक वैसा ही रहा यूनानी कॉलेज का,
तो क्या आप जो है इसे हल करने के लिए काम करेंगे, या जब भी जो है जब इंशाल्लाह हमारे भरत साहब एमएलए बनेंगे, सब दुआएं से, सबके भाई बहनों के दुआएं से भरत साहब एक यूनानी कॉलेज को एक अपने कॉर्पोरेट लेवल में उसको सार डेवलप करने का सारे का अपना वोट डिसीजन ले को है। इंशाल्लाह भरत सर एमएलए बनेंगे सबकी दुआएं से। ये सारे बहुत ये फर्स्ट मुद्दा रहेगा सार के डेवलपमेंट्स ऑफ द सिटी में। ये फर्स्ट एजेंडा में, सार के एजेंडा में यूनानी कॉलेज रहेगा। अच्छा, अब बात अगर पॉलिटिकल की करें तो क्या एज ए टीडीपी लीडर, जैसा बहुत सारे लोग जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वाईसीपी हुकूमत कम्प्लीटली फेल हो गई है, क्या आपको भी ऐसा ही नज़र आता है? जबकि बहुत सारे लोग जो है कह रहे हैं कि वाईसीपी हुकूमत काफ़ी कामयाब है, आप क्या इसमें अब कामयाब किस में कामयाब हुआ वाईसीपी गवर्नमेंट? ये कॉन्सेप्ट के ऊपर कामयाब बताओ। बहुत सारे स्कीम्स हमें दिए, हम जो है तकरीबन 80 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं, वेलफेयर स्कीम्स दे रहे हैं, अम्मावड़ी, ये पूरे वड़िया दे रहे हैं ना। हाँ, तो ये एलिगेशन ये जो है वो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका एलिगेशन ये है कि वो कुछ नहीं करे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो किसको पड़े? अम्मावाड़ी हंदे जो गवर्नमेंट जो वेलफेयर स्कीम्स जो अलॉटमेंट हो रहा है, एक बार तुम्हें वार्ड में दौरा करो। एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक 10 आदमी को गवर्नमेंट स्कीम्स मिल रहे हैं, बोलो गवर्नमेंट सबके लिए गवर्नमेंट है। अब वैसे भी गवर्नमेंट चल रहा प्रेजेंट स्टेट में। हमारे को चीफ मिनिस्टर कौन बोले तो हमें किसका नाम बोलते? जगन मोहन रेड्डी साहब का नाम ही बोलते, दूसरा नाम तो नहीं बोल सकते थे। जब एक वार्ड में एक 10 मेंबर्स के वेलफेयर का स्कीम्स की जागो, तुम्हें वेरीफाई करो, 10 में तुम्हारे को आउट रेट से तुम्हारे को जरा वार्ड्स में 10 to 10 वाईसीपी कैडर के अपने को स्कीम्स मिलते रहते। अच्छा, टीडीपी वालों को नहीं मिल रहा? कहाँ मिल दिखाओ, बोलो जरा वार्ड्स में रेशियो 8.2 2%। मैक्सिमम वाईसीपी के लोगों को दे रहे हैं। मैक्सिमम 90% वाईसीपी के उन्हें ब्लॉक करते हैं डायरेक्ट। ये टीडीपी का बेनिफिशियर्स है, ये वाईसीपी का बेनिफिशियर्स है। वो करो भाई, तुम्हारा स्ट्रेटेजी, तुम्हारा वो पॉलिटिकल है, करो, लेकिन अच्छा काम सबको लो। दुल्हन स्कीम के ताल्लुक से आपने जो है बहुत एहतजाज किया, उसके बाद दुल्हन स्कीम आई, तो क्या ये मैदान में उतरी है या नहीं, जो है ग्राउंड लेवल पर है या नहीं, सिर्फ बातों पर है? अब वो दुल्हन पदक के बारे में बात करें तो जगन मोहन रेड्डी साहब कंडीशंस रखे उसके अंदर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक फिर एक नया जीवो फॉर्म्स बना के, जीवो कंडीशंस बना के रखे। उससे तुम्हारे को लेडीज एजुकेटेड होना जरूरी है। आज कोई भी कौम डेवलप होना बोले तो फाइनेंशियल सपोर्ट से नहीं होता, एजुकेशन सपोर्ट से होता, खो से भी खो। अब जगन मोहन रेड्डी साहब दुल्हन पदक के बारे में कंडीशंस रखे, वो कंडीशंस होने के बावजूद भी वो फंड बोलने का अब तक वो बेनिफिट ले को आए बोलने का मेरे लिए में तो नहीं आया। हमें दुल्हन पदक से जगन मोहन रेड्डी साहब दिए, उसके ऊपर से हमारे बेनिफिट्स मिले बोलने का मेरी नज़र में तो नहीं आया। अगर आपकी हुकूमत आई तो आप क्या करेंगे माइनॉरिटीज के लिए? आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, कुछ आइडिया है आपको? इंशाल्लाह अगर जो हमारी टीडीपी हुकूमत आई तो जो चंद्रबाबू नायडू साहब ने जो अर्लियर नो चीफ मिनिस्टर जो पैटर्न जो रखे थे हमारे माइनॉरिटीज के बारे में, वो 100% टू फुलफिल होते, फर्स्ट बात। और सेकंड रही और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को भी स्टेट बजट में शिशु एक सेपरेट उसके एक 50% अनएम्प्लॉयमेंट्स रहते नहीं माइनॉरिटीज में, यंगस्टर्स एजुकेटेड ग्रेजुएट्स को इनके एम्प्लॉयमेंट के वास्ते गवर्नमेंट 50% अलॉटमेंट चंद्रबाबू नायडू साहब ने एक एडिशनल ग्राउंड बना कर रखे हैं। तो पिछली हुकूमत में माइनॉरिटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, आखिरी दिनों में जो है एमडी फारूक साहब और शरीफ साहब को बनाए, तो इस बार आप कोई ये रखे हैं प्रपोजल बाबू साहब से कि एमएलए एमपीज हमारे जो है मुस्लिम्स होना चाहिए, इस तरीके से? देखो मैं तो टू बी फ्रैंक बात कर रहा हूँ, जब हमारी टीडीपी हुकूमत में है जब कम्युनिटी को मिनिस्ट्री नहीं दिए, हमें अग्रीड होना उसके बारे में। पार्टी मेरा पर्सनल ओपिनियन
party stand is not good. तो आपके तरफ से कुछ प्रेशर रखे हैं का? अब इंशाल्लाह जो चंद्रबाबू नायडू साहब ने जो लास्ट इलेक्शंस में डिफीट होने के बाद कहाँ हमारा नुकसान कैसा होने से हमें डिफीट हुए बोलने का एक चंद्रबाबू नायडू साहब ने एक अच्छा होमवर्क करके है, उसमें माइनॉरिटीज़ पे हम लोग दूर होने की वजह से भी हमें हार चुके हैं। माइनॉरिटीज़ को फिर हमें अट्रैक्ट होना है, फिर उनको लेना है, उनके ऊपर भरोसा लेना है, उनके दिलों में जगह बोले तो चंद्रबाबू नायडू साहब ने फिर ये बार इंशाल्लाह मिनिस्ट्री में भी डायरेक्ट। आपने बाबू साहब से मुलाकात की, चंद्रबाबू नायडू साहब से? 2 बार मुलाकात हुई है जी। 2 बार मुलाकात तो हुई है। आपकी जानिब से क्या प्रपोजल रहा शहर को लेकर, माइनॉरिटीज को लेकर? अब हम लोग मेजर डिमांड रखे हैं उर्दू यूनिवर्सिटी का। जब चंद्रबाबू नायडू साहब ने 144 एकर्स उर्दू यूनिवर्सिटी को अलॉट किया, एक चंद्रबाबू नायडू साहब का एक विजन लीडर बनने का एक विजन बताए उन्होंने। फ्यूचर एयरपोर्ट के पास नियर ऑफ द एयरपोर्ट 144 एकर्स नो उर्दू यूनिवर्सिटी को अलॉट करे। हमारी बदकिस्मत की टीडीपी गवर्नमेंट ये आज हम लोग वहाँ गए, उधर जाकर दौरा किया है उर्दू यूनिवर्सिटी, हमारे 6 वार्ड लीडर के साथ जाकर। मेरे ख्याल से 1-2 एकड़ भी दिखते नहीं, बात बता रहा हूं मैं। अब हम चंद्रबाबू नायडू साहब का भी एक मेन मुद्दा है कि अगर हमारी टीडीपी गवर्नमेंट फॉर्म हुई गई, उर्दू यूनिवर्सिटी को रिकंस्ट्रक्ट करके उसका जो 144 एकर्स जो अलॉट होगा है उसके अतराफ पूरा बाउंड्रीज ये सो कराना बोलने का हमारे टीजी भरत साहब ने चंद्रबाबू नायडू से बात करके एक बाउंड्री बना था। नाजरीन, हमारे साथ एडवोकेट जहांगीर साहब थे जो तेलुगुदेशम पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी भी हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स पर जो है आवाम को बताने की कोशिश की कि अगर टीडीपी गवर्नमेंट आती है आगे तो क्या क्या होगा और किस तरीके से जो है माइनॉरिटीज़ का डेवलपमेंट होगा। बिलखुसूस हमने जो है डॉक्टर अब्दुल्ला यूनानी मेडिकल कॉलेज के मैनेजमेंट और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुक से भी बात की, तो काफ़ी अच्छा पहल रहा, काफ़ी खुशाइन बात रही कि टीजी भरत साहब की जानिब से 2,30,000 की लागत की जो है बेड्स वगैरह दिए गए और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी चलकर माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशंस और दीगर चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छे पैमाने पर काम होगा। और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि वक्त की काफ़ी कमी है, इसकी वजह से हम पूरा टॉपिक नहीं डिस्कस कर सके। इंशाल्लाह फिर कभी अगर वक्त मिलता है तो ज़रूर हम जहांगीर साहब से बहुत अच्छा डिस्कशन लेंगे और दीगर जो भी हम मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के प्रॉब्लम्स हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। जहांगीर साहब, आपका कीमती वक्त देने पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कादिर भाई, आपका भी आपका थैंक यू भाई।